नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस प्री की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। और एक हमने प्रैक्टिस सेट इससे पहले करा दिया है, प्रैक्टिस सेट 1, और आज हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है। और पहला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने कराया है जो भी आपकी हिस्ट्री से बनते हैं। एक आपकी मेडिएवल हिस्ट्री हो जाती है, यानी प्राचीन इतिहास। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद आधुनिक इतिहास के हमने उसमें सारे क्वेश्चन जो हैं 150 के 150 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन हमने उसमें करा दिए हैं तीनों तरह के इतिहास से। और आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये हो जाता है प्रैक्टिस सेट हो जाएगा ये प्रैक्टिस सेट हो जाता है आपका ज्योग्राफी का। और ये संपूर्ण ज्योग्राफी की हम इसमें बात करने वाले हैं। संपूर्ण ज्योग्राफी यानी पूरे जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। तो आपको देख लेना है 150 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में मिल जाते हैं। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सारे इसी तरह के बनते हैं और इन सेटों से ही आपके क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो चलिए देर ना करते शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा हो जाएगा यूपीपीएस प्रीलिम्स का 2024 का प्रैक्टिस सेट, और ये हो जाता है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। परीक्षण पुस्तिका ये ए हो जाती है। सामान्य अध्ययन के ये क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? इसमें समय आपको मिल जाता है 2 घंटे का, और पूर्णांक आपका हो जाता है 200 का, और 150 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं। और ये जो है सारा अनुदेश है ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है। अनुदेश भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक हो जाता है? पूछा गया है कौन सा एक शहर हो जाएगा जो पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नजदीक हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है यांगून। यांगून एक शहर हो जाता है, और ये पोर्ट ब्लेयर से सबसे निकटतम भौगोलिक दूरी वाला एक शहर हो जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बूमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? बूमला दर्रा आपसे पूछा गया है। ठीक है। और इसको बूमला दर्रा ये कहाँ अवस्थित हो जाएगा ये आपको बताना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बूमला दर्रा। ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास ये स्थित हो जाता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में तो है, लेकिन अरुणाचल में भी ये तवांग के पास स्थित हो जाता है। और यह जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपका ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, और ये जो है तिब्बत को जोड़ता है आपका तवांग। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इस तरह से ये हो जाता है बूमला दर्रा, जो तिब्बत को जोड़ता है। किससे? तिब्बत को जोड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है? अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है वो आपको बताना है। आप कह सकते हैं इनमें से आपको गलत बताना है। और सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है एग्जाम में। और यहाँ जो है आपके नहीं वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। और ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से जो है सही नहीं है। तो बात करेंगे पहले ऑप्शन के बारे में। ये हिमालय की तरह अरावली पर्वत के बारे में बात करनी है। ये हिमालय की तरह वलित पर्वत हैं जो विवर्तनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण वलित हो गए हैं, और इनका उत्थान प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। तो ये ऑप्शन तो आपका हो जाता है करेक्ट। पहला आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये चापाकार पुराने पर्वत हैं जिनका पृथ्वी के नीचे विवर्तनिक प्लेटों की गतिशीलता रुकने के कारण ऊपर की ओर उत्थान में कमी आई है, और जिसके परिणाम स्वरूप इनकी ऊंचाई में वृद्धि रुक गई है। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। और ये गुंबदाकार पर्वत होते हैं, तो ये गुंबदाकार पर्वत नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है। ये जो है गुंबदाकार पर्वत नहीं है, ये आपका एकदम गलत हो जाता है। और अरावली जो है ये आपका एक प्राचीन मोड़दार जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाता है। ठीक है। ये जो है मोड़दार पर्वत हो जाते हैं, और ये गुंबदाकार पर्वत नहीं है। ठीक है। और आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सी हो जाएगा इनमें से जो आपका सही नहीं है। इनके विस्तार की दिशा और मानसूनी पवनों के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी स्थिति बनती है। वर्षा की कमी की स्थिति बनती है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तीन आपके करेक्ट हो जाते हैं, और सी आपका हो जाता है जो इनमें से गलत दिया गया है।
रिची आर्कीपिलिंगो और लेविनिथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग हो जाते हैं? आर्कीपिलागो की बात की गई है और एक आपकी की है लेवरिनिथ की द्वीप समूह की बात। तो ये किस द्वीप समूह के भाग हो जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे हैं। कुछ इसमें आपके जो नए क्वेश्चन हैं और कुछ इसमें जो है पुराने क्वेश्चन लिए गए हैं, और एक प्रैक्टिस सेट इसी तरह से तैयार होता है बेहतरीन क्वेश्चन का। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हो जाते हैं आर्कीपिलेगो, रिची आर्कीपिलेगो और लेविनिथ द्वीप समूह। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हो जाते हैं। और इस द्वीप समूह की बात करेंगे, ये जो द्वीप समूह है इनमें आपका अगर उत्तर की तरफ चलेंगे तो आपका आ जाता है अंडमान द्वीप। ठीक है, और अगर इसके दक्षिण में चलेंगे तो आपका आ जाता है निकोबार द्वीप। और इसका मतलब ये जो है यहाँ इसकी स्थिति इस तरह से यहाँ इनकी अंडमान और निकोबार के बीच में इनकी स्थिति आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाता है बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी हो जाएगी इनमें से, जो ऑप्शन में दी गई इनमें से पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी नदी है, ये आपका पश्चिम की ओर नहीं बहती है। गोदावरी नदी है ये आपकी पूर्व की तरफ बहती है। और तुंगभद्रा ये भी आपकी पूर्व की तरफ बहती है। कावेरी जो है ये भी पूर्व की तरफ बहती है। लेकिन पेरियार नदी जो है ये आपकी हो जाएगी पश्चिम की तरफ। ठीक है, और पेरियार नदी कहाँ होती है? तो पेरियार दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। और ये पेरियार नदी कहाँ हो जाएगी? तो पेरियार नदी हो जाती है, ये केरल की सबसे लंबी नदी हो जाती है पेरियार नदी। ठीक है, और ये पश्चिम में बहने वाली नदी हो जाती है इन ऑप्शन के हिसाब से। बाकी गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा ये आपकी हो जाती हैं कृष्णा की सहायक नदी। ये तीनों कृष्णा की सहायक नदी हो जाएंगी और ये पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, इस तरह से ये दिखाई गई हैं, ये सब जो है पूर्व की तरफ बह जाएंगी और ये कृष्णा की सहायक नदी भी हो जाती हैं। और आपको ये पता है, अगर आपने पहले एग्जाम दी है, कि सहायक नदियों से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना भी जरूरी हो जाता है कि सहायक नदी कृष्णा की कौन कौन सी हैं और बाकी नदियों की भी कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और अगर आपने हमारा नदियों वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको एक नदी वाला वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप जाकर जो है सभी नदियाँ देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको निम्नलिखित कथनों पर और आपको बताना है कौन सा इनमें से सत्य हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो आपके कथनों पर विचार करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से ये क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है ये लाइन पढ़नी है और इस लाइन में आपको दिया गया था सत्य पूछा गया है या फिर आपसे असत्य पूछा गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी हो जाता है सत्य बताना है या फिर असत्य बताना है। उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन को सही ढंग से हल कर सकते हैं। आपसे पूछा गया सत्य कौन सा हो जाएगा? माहे नदी वयनाड पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान पर वनों से निकलती है। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। जो आपकी माही नदी है ये पश्चिमी घाट की वयनाड पहाड़ियों से निकलकर केरल और पुडुचेरी के माही के तटीय क्षेत्रों से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये हो जाती है माहे। और मंजरा नदी गोदावरी की नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? तो सबसे पहले आपकी हो जाती है परवरा। ठीक है, एक आपकी परवरा हो जाएगी। परवरा के बाद आपकी प्राणहिता आ जाएगी, इंद्रावती आ जाएगी, मंजरा आ जाएगी। ठीक है, और मंजरा यहाँ दिखाई भी गई है, मंजरा आ जाएगी। और मंजरा के बाद आपकी आ जाती है पूर्णा। ठीक है, इस तरह से ये जो सारी नदियाँ हैं ये आपकी हो जाती हैं गोदावरी की सहायक नदी। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। और आपसे पूछा गया कौन सा सत्य है, तो ए और एक और दो दोनों आपके हो जाते हैं करेक्ट। ठीक है, और करेक्ट ही आपसे पूछा गया है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत की उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाह के मार्ग में अवरोधक का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवनें दो भागों में बट जाती हैं और इसकी शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। उपयुक्त विवरण संबंधित है, ये किसका विवरण दिया गया है ये आपको बताना है। और यहाँ बात की गई है पवनों की, और ये कौन सी पवन हो जाती है जिसके बारे में एग्जामिनर ने इतनी सारी बातें लिख दी हैं। तो ये आपको बताना है कौन सी ये पवनें हो जाएंगी।
क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है बड़े अच्छे तरीके से, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है जेट प्रवाह से। ठीक है, ये सारी बातें जो लिखी गई हैं ये लिखी गई हैं जेट प्रवाह के बारे में। भारत में जेट जो धाराएं होती है गिरिश्री ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती है। ये आपका हिमालय हो जाता है, और इसमें जो और ये हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, इस तरह से जो हिमालय के दक्षिण में आकर और ये पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, ये हो जाती हैं आपकी जेट प्रवाह। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी तैयारी को परखें। आप जो है कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी आपको और मेहनत की ज़रूरत है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय के कारण हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका विदरी, फिशर, ज्वालामुखी चट्टान के कारण हो जाती है काली कपास मिट्टी की मृदा की रचना। ठीक है, और काली मृदा का जो निर्माण है ये दरारी जो आपका उद्भेदन होता है उससे निकलने वाला जो लावा होता है, ठीक है, लावा होता है बेसाल्ट चट्टानों के, उनके विखंडन से ये हो जाता है। ठीक है, ये होता है काली मृदा का निर्माण। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं। इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार की जो वनस्पति होती है जो मनुष्य की सहायता के बिना ही अपने आप पैदा हो जाती है उसको कहा जाता है अक्षत वनस्पति। ठीक है, और अक्षत वनस्पति से पिछली बार भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जब एक वनस्पति होती है वो अपने आप अपना विकास कर लेती है या फिर मानवीय गतिविधियों के बिना ही उसका विकास हो जाता है तो प्राकृतिक वनस्पति कही जाएगी या फिर वो अक्षत वनस्पति कही जाती है। ठीक है, और ये ही इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो अक्षत वनस्पति मूल रूप से भारतीय है, जो भारत में पैदा हो जाती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको देशज कहा जाता है। जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं उनको विदेशज वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है इसी पॉइंट से। भारत में भौमजल यानी ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन हो जाते हैं? भारत में पूछा गया है भौमजल यानी ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य कौन कौन से हो जाते हैं? तो जो आपका ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करते हैं उनमें आपका पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, राजस्थान आ जाता है और एक आपका तमिलनाडु भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ये 4 राज्य आपको याद रखने हैं जो आपका ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। और ग्राउंड वाटर का जो उपयोग है ये आपका सबसे पहले उच्च स्तर पर कौन करता है? तो ये हमने बता दिया, उच्च स्तर पर ये हो जाता है सर्वाधिक उपयोग। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा मध्य स्तर पर कौन करता है, और एक बार आपसे पूछा जाएगा निम्न स्तर पर कौन करता है। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले सर्वाधिक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु आ जाते हैं। अगर बात करेंगे मध्य स्तर की तो मध्य स्तर में आपके आ जाते हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, ये आ जाते हैं मध्य स्तर पे। और इसके बाद अगर बात करेंगे जो आपका निम्न स्तर बच जाता है, तो निम्न स्तर में जो सबसे कम भूमि जल का उपयोग करते हैं उनमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल आ जाते हैं। ये हो जाते हैं जो भूमि यानी भूमजल या फिर ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक कम उपयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ए। गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? किसको प्राप्त करने के लिए गन्ने को उगाया जाता है? तो ये हो जाता है सुक्रोज। सुक्रोज को प्राप्त करने के लिए गन्ने को उगाया जाता है। और गन्ना एक उष्णकटिबंधीय श्रम गहन नकदी फसल हो जाती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से नकदी फसल कौन सी है। तो आपका गन्ना भी उसमें दिया हुआ होता है। ठीक है, गन्ना आपको लगा देना है और गन्ना जो है एक नकदी फसल हो जाती है। और गन्ने की फसल से सुक्रोज प्राप्त किया जाता है और सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये जो सुक्रोज है इसको टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है इसी क्वेश्चन से। टेबल शुगर सुक्रोज हो जाएगी।
और सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, सुक्रोज जो है फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको निम्नलिखित कथनों पर और इनमें से आपको बताना है सही कौन सा है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है सही। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12 और बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में। लौह अयस्क, कोयला और कपास भार हास वाले कच्चे माल होते हैं। लौह अयस्क, कोयला और कपास ये भार हास वाले कच्चे माल हैं। तो ये हो जाता है आपका गलत। ठीक है, भारहासी जो होते हैं वो कच्चा माल वह है जिसमें उत्पादन प्रक्रिया के दौरान भार में कमी आ जाती है। और कोयला जो है ये आपका हो जाता है भारहास वाला, लेकिन कपास जो है ये भारहास वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाता है आपका गलत। बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग है जिन्हें संसाधन, सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, दूसरा आपका करेक्ट हो जाता है। फुटलूज उद्योग के बारे में यहाँ पूछा गया है और फुटलूज उद्योग को परिवहन, सेवाओं आदि कारकों से अप्रभावी रहते हुए कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इन उद्योगों में जो उत्पादन लागत है अक्सर जो हो सीमित ही रहती है। इसमें कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे हीरा उद्योग हो जाएगा, कंप्यूटर चिप उद्योग हो जाएगा और फुटलूज उद्योग इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका दूसरा जो है ये सही हो जाता है और दूसरा दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में और ये ही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य हो जाएगा। असत्य पॉइंट आपसे पूछा गया है क्या हो जाता है। ठीक है, और कोयले के बारे में आपके जो है एक दो क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में हर बार ही पूछे जाते हैं। चाहे वो अच्छी किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट से पूछा जाएगा, चाहे निम्न क्वालिटी के कोयले पीट से क्वेश्चन बनेगा, या आपका उसमें परसेंटेज आपको दे दिया जाता है तो कार्बन की मात्रा से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन बनता है कोयले से। और यहाँ बात की गई है बिटुमिनस कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य हो जाएगा। यह कोयला अधिक गहराई में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। जो आपका बिटुमिनस कोयला अधिक गहराई में पाया जाता है, इस कोयले में नमी की मात्रा अधिक होती है, तो ये आपका हो जाता है गलत। इस कोयले में नमी की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, और यहाँ दिखाया गया कि अधिक होती है, तो ये आपका गलत हो जाता है। इस कोयले में नमी की जो मात्रा है वो बहुत ही कम पाई जाती है। इसका उपयोग कोक बनाने में किया जाता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% के बीच होती है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, और ये जो है काफ़ी गहराई में पाया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी गहराई में पाया जाता है, इसलिए इसकी जो नमी है वो समाप्त होती रहती है। और इसका उपयोग जो है मुख्य लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो बी हो जाएगा जो इनमें से असत्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा उद्योग औद्योगिक क्षेत्र, बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, लैंग्वेज इनकी इस तरह से दी होती है कि कुछ स्टूडेंट तो इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से पूछा गया है निकटता, जो आपका विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है अहमदाबाद और बड़ोदरा का। और इसमें जो है विकास के लिए जिम्मेदार कारक हो जाता है कपास की उपलब्धता, बंदरगाह सुविधाओं की उपलब्धता, सस्ते कुशल और अकुशल श्रमिक, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता। ठीक है, ये हो जाते हैं औद्योगिकों के लिए विकसित करने के कारण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है, कौन सा हो जाएगा जो इनमें से समुद्री पत्तन नहीं है। पारादीप एक समुद्री पत्तन हो जाता है।
और हल्दिया भी एक पत्तन हो जाता है और धमरा भी हो जाएगा। लेकिन डायमंड हार्बर जो है ये एक पत्तन नहीं है, ठीक है। डायमंड हार्बर यह हुगली नदी के किनारे बसा एक उपनगर हो जाता है, ठीक है, जो पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित हो जाता है, ठीक है। बाकी आपने देख लिया और ये जो है आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है। पारादीप, हल्दिया और धमरा। भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण के प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो इसमें से सही नहीं है? सही नहीं का मतलब है आपसे गलत पूछा गया है, गलत आपको बताना है इनमें से कौन हो जाएगा। चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। दक्षिण के तटीय मैदानों में जनसंख्या का कम घनत्व है, तो ये तो आपका हो जाता है गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, दक्षिण के तटीय मैदानों में जनसंख्या का कम घनत्व नहीं है। किन्नौर, जैसलमेर, पश्चिमी सियांग और लोहित दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ अत्यंत कम जनसंख्या होती है, अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व, तो ये आपका हो जाता है करेक्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है थोड़े से पहाड़ियाँ जो है वो गांव बसाने लायक नहीं है। ये जो है कुछ इस तरह से ऊपर नीचे जो है क्षेत्र होते हैं और यहाँ जो है जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम होता है। नगरीकरण ने भी जनसंख्या के संकेंद्रण को सरल बनाया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नगरीकरण ने जनसंख्या के संकेंद्रण को सरल बना दिया है। और उथली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का कम घनत्व पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। जहाँ उथली मिट्टी होती है वहाँ उन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व वो कम पाया जाता है। आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाता है ए, दक्षिण के तटीय मैदानों में जनसंख्या का कम घनत्व पाया जाता है, ठीक है। और ये ही जो है इसका सही नहीं है। नुएर व डिंका क्या है? नुएर व डिंका क्या हो जाएंगे? ये आपसे पूछा गया, नुएर व डिंका। तो नुएर और डिंका जो हैं ये आपके दक्षिणी सूडान के दो सबसे बड़े जातीय समूह हो जाते हैं। कहाँ के हो जाते हैं? दक्षिणी सूडान के हो जाते हैं। और ये हिंसक संघर्ष नुएर तथा डिंका के मध्य हो रहा है। इसलिए जब ये कोई चीज़ सुर्खियों में आनी है तो जो विदेशों में जो घटनाएं घट रही हैं उनसे जो है आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो दक्षिणी सूडान में हो रहा हिंसक जो संघर्ष है नुएर तथा डिंका के मध्य ये हो रहा है और जो यहाँ के सबसे बड़े जातीय समूह हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इनमें से आपको बताना है सही कौन सा हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो बात करेंगे भारत में बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत बिहार में सर्वाधिक है, तो ये आपका हो जाता है गलत। बाढ़ प्रवण क्षेत्र का सर्वाधिक जो विस्तार है ये आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में अधिक, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हो जाता है बाढ़ प्रवण क्षेत्र का प्रतिशत, ठीक है। तो पहला तो आपका हो जाता है गलत। और बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार का जो है दूसरा नंबर आ जाता है, ठीक है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार दूसरे नंबर पर आ जाता है बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कारण ज्वारीय प्रभाव होता है, तो ये आपका हो जाता है सही, ठीक है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बाढ़ का जो कारण होता है वो आपका हो जाता है ज्वारीय प्रभाव, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका हो जाता है दूसरा सही और दूसरा सही दिया गया है आपका केवल 2 आपका हो जाता है करेक्ट, ठीक है। 18 का बी आपका करेक्ट हो जाता है। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। और ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये काफ़ी जो है फेमस क्वेश्चन है। और इस तरह के पुल आपसे पाए जाते हैं, ये आपके पाए जाएंगे मेघालय में, ठीक है। मेघालय में जड़ वाले पुल आपके पाए जाते हैं। और हमारे देश का जो मेघालय राज्य है उसमें कई जीवित जड़ पुल अभी भी मौजूद हैं। और इस राज्य के चेरापूंजी में तो जीवित जड़ पुलों की भरमार है। कहाँ है? चेरापूंजी में भरमार हो जाती है जड़ पुलों की, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मेघालय में जो आपका चेरापूंजी का क्षेत्र हो जाता है उसमें रबर ट्री नामक एक वृक्ष पाया जाता है और यह वट वृक्ष जैसा होता है, ठीक है। इसकी भी शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ें बना लेती हैं। इस तरह से पेड़ की अतिरिक्त जड़ें अलग दिशा में बढ़ती रहती हैं, ठीक है। और इसे जो है खासी जनजाति के लोग रबर ट्री की सहायता से जीवित जड़ पुल बना चुके हैं, ठीक है। कौन बना चुके हैं? खासी जनजाति होती है मेघालय में। और ये जो है
कई जीवित जड़ पुल बना चुके हैं इनकी मदद से। और ये जो कुछ पेड़ों की जड़ों से जो पुल बनाए जाते हैं, इनकी सहायता से जो है, जैसे ये नदियाँ जा रही तो इनको जो है पार कर लिया जाता है इस नदियों को इस तरह से। और जो मेघालय की क्षेत्रीय भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा में इन पुलों को क्या कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो आपके पुल बनाए गए हैं नदी के ऊपर, इनको कहा जाएगा जिंग कैंग कैरो। क्या कहा जाएगा? जिंग केग और ये हो जाएगा ईरो। जिग कैग ईरो, इन पुलों को कहा जाता है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी तरह से आपने समझ लिया, ठीक है। ये आपके पेड़ हो जाते हैं, ये इनकी जड़ हो जाती है। नदियों को पार करने के लिए भी इन पुलों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित होती है? ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है यूपी पीसीएस का। इस तरह के क्वेश्चन यूपी पीसीएस काफ़ी आपसे पूछता है। आपको बताना है जो आपके ग्रह हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 आपके आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 आपके हो जाते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। इनके बीच में आपकी क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। यहाँ आपका ये सूरज हो जाता है, ठीक है, ये सन हो जाता है इस तरह से। और ये 4 ग्रह आपके आंतरिक ग्रह हो जाते हैं, 4 बाह्य ग्रह हो जाते हैं। और इनके बीच में एक क्षुद्र पट्टी पाई जाती है, ठीक है। और आपसे पूछेगा ये किस किस ग्रह के बीच में पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपका सबसे पहले बुध हो जाएगा। बुध के बाद आपका हो जाता है शुक्र। शुक्र के बाद आपका आ जाता है पृथ्वी, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ आपका आ जाता है मंगल। ये तो 4 ग्रह आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ आपका आ जाता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आपका आ जाता है शनि। इसके बाद यहाँ आपका अरुण आ जाएगा। और इसके बाद ये वरुण आ जाता है, ठीक है। ये 4 ग्रह आपके हो जाते हैं बाह्य ग्रह। तो यह सबसे पहले आपने देख लिया मंगल ग्रह, और यहाँ देख लिया आपने बृहस्पति ग्रह। इन दोनों के बीच में आपकी क्षुद्र पट्टी पाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्षुद्र पट्टी जो पाई जाएगी, ये आपकी पाई जाती है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में, ठीक है। और ये चपटे वलयाकार जो है क्षुद्र ग्रह होते हैं, और ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। हमने आपको बता दिया काफ़ी अच्छी तरह से। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, ये हो जाता है आपका बी। मंगल और बृहस्पति ये इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ आपने देख लिया इन दोनों के बीच में ये पाई जाती है क्षुद्र पट्टी। निम्नलिखित में कौन सी एक लघु प्लेट माइनर प्लेट नहीं है? कौन सी हो जाएगी जो माइनर प्लेट नहीं है? तो ये हो जाती है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक एक माइनर प्लेट नहीं है, ये आपको याद रखना है। नाका अरेबिका फिलीपींस ये आपकी लघु प्लेट मानी जाती है। अंटार्कटिक जो है ये एक लघु प्लेट नहीं है। और अंटार्कटिका की जो प्लेट है, ये आपकी वृहद प्लेटों के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। वृहद प्लेटों में गिनती होती है अंटार्कटिक की। दिन और रात की अवधि के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 22। और इसका करेक्ट आंसर अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है, ये आपका हो जाता है भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम हो जाता है। और उससे दूर जाते हुए प्रागीमियत बढ़ता जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। करेक्ट ही आपसे पूछा गया था, ठीक है। और ये दिन रात की अवधि के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया और लीबिया स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो ये आपका हो जाता है गलत, ठीक है। लीबिया जो है ये एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाता है गलत, और गलत ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो से होकर गुजरती है। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। कर्क रेखा भारत, चीन, मैक्सिको, मिस्र से होकर गुजरती है। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत, चीन, मैक्सिको, मिस्र से होकर गुजरेगी आपकी कर्क रेखा। और कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर भी गुजरती है। ये भी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। और कर्क रेखा से भी आपका एक क्वेश्चन तो हर बार आपकी परीक्षाओं में
पूछा जाता है। ठीक है, दिन रात की अवधि से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कर्क रेखा से संबंधित। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ए हो जाएगा जो आपका इनमें से सही नहीं है। ठीक है, लीबिया जो है एक स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पर जो है सही कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है इनमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा। लेहमन असंबद्धता पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की सीमा होती है। लेहमन असंबद्धता जो है पृथ्वी के कोर और मेंटल के बीच की सीमा होती है। तो ये तो आपका हो जाता है गलत। जो आपका लेहमन असंबद्धता होती है, ये आपकी जो पृथ्वी की जो इस तरह से जो है पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। ठीक, लेहमन असंबद्धता ऊपरी करोड़ या बाह्य करोड़ को आंतरिक करोड़ से पृथक करती है। जो आपकी हो जाती है ऊपरी करोड़ और ये हो जाती है आपकी आंतरिक करोड़। तो इसके बीच में आपकी पाई जाती है लेहमन। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस तरह से। लेमन करोड़ जो है ऊपरी करोड़ और आंतरिक करोड़ के बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, और इनको जो है पृथक करने का काम करती है। और गुटेनबर्ग असमता जो है पृथ्वी के ऊपरी करोड़ को निचले मेंटल से पृथक करती है। और सियाल पृथ्वी की बाहरी पूर्वपट्टी से संबंध है और सीमा इसकी निचली परत से संबंधित होती है। तो ये हो जाती है, सबसे पहले आपकी शियाल आ जाती है। ठीक है, इस तरह से होता है, हो जाती है शियाल, सीमा और निफे। ठीक है, इस तरह से ये होती है सियाल, सीमा और निफे। और आपको बता दिया गया है सियाल जो होती है, सियाल आपकी ऊपरी पूर्वपट्टी हो जाती है और सीमा जो है इसकी निचली परत से संबंधित हो जाती है। ठीक है, तो दूसरा आपका करेक्ट हो जाता है और दूसरा करेक्ट दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इस तरह से हमने आपको ये बता दिया है। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है पृथ्वी को। निम्नलिखित में किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, तो ये हो जाता है हिमालय। हिमालय में आपके बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। अल्फ्रेड वैगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के लिए खिंचाव बल के रूप में प्रस्तावित ध्रुवीय फीलिंग बल का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से हो जाता है? किस घटना से संबंधित हो जाता है आपका, ये आपको बताना है। ये आपका हो जाता है पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित हो जाता है आपका ये। जर्मनी मौसमविद हो जाते हैं अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने 1912 ईस्वी में, ठीक है, ये आपके जो अल्फ्रेड नेबर हो जाते हैं, इन्होंने 1912 ईस्वी में महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का। ये कब दिया था? ये दिया था 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति से संबंधित हो जाते हैं, ये आपको बताना है। किस स्थलाकृति से संबंध हो जाएगा ग्रेबेन का? तो ये हो जाता है आपका रिफ्ट घाटियों से। रिफ्ट घाटी जो भी हो जाती हैं वो ग्रेबान से संबंधित हो जाती हैं। कैसे हो जाएंगी? तो ये आपकी कुछ इस तरह से रिफ्ट घाटी हो जाती है और इसमें जो ये आपकी यहाँ कंकर पत्थर मिट्टियाँ जम जाती है, इसको जो है ग्रेवेन कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी घाटी जो है ग्रेवेन, इसको कहा जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। और रिफ्ट घाटी के जो अवतलित क्षेत्र होते हैं, जो आपका ये अवतलित क्षेत्र है, इसका जो निर्माण है एक से अधिक ग्रेवेन से हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित मैदानों में कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित हो जाएगा? निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है जो कास्ट मैदान होता है, ये आपका संबंधित हो जाता है। तो ये आपका मैदानों में एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित हो जाता है, कार्ट्स मैदान। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका सी। निम्नलिखित में कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक हो जाते हैं? ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक आपसे पूछे गए हैं, कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और जो एल्यूमिनियम है ये आपके मुख्य घटक हो जाते हैं ग्रेनाइट के। ठीक है, ये आपको देख लेना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। और सिलिका और एल्यूमिनियम जो है ये पृथ्वी की
सबसे ऊपरी परत में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनको जो है सियाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम, और ये जो भूपृष्ठ की ऊपरी परत में ही पाए जाएंगे, और इनमें ग्रेनाइट चट्टान में एल्यूमिनियम और सिलिका इसके प्रमुख घटक माने जाते हैं। पेडोकोल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेडोकल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम तथा खनिज विद्यमान होते हैं, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से पेडोकोल मृदा की बात की गई है, तो इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम तथा खनिज विद्यमान होते हैं। समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्र में मरुस्थलों के आसपास स्टेपी तथा प्रेरी जैसे घास के मैदान इन मृदाओं पर ही विकसित हुए हैं, तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। और इस हिसाब से दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये ही हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये जो आपकी पेड़ोकोल मृदा है कहाँ बनती है, तो ये सामान्य रूप से वहाँ बनेगी जहाँ पर आपकी घास पाई जाएंगी, या फिर आपकी जहाँ पर आपकी झाड़ियाँ पाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर आपकी पेड़ोकोल मृदा मिल जाएगी। ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी, किसकी खेती अभिष्ट हो जाएगी वहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चाय। चाय की खेती हो जाती है ढलाव वाली पहाड़ियों पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चाय एक प्रकार की रोपड़ या बागानी फसल का उदाहरण हो जाता है, और इसका जो उत्पादन है वो कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जहाँ उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, या जहाँ पर ह्यूमस युक्त लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और वो मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो ये आपकी पाई जाएगी ढलवा क्षेत्रों पर। ठीक है, इस तरह से जो है ढलानों पर पाई जाती है। इसके लिए जो है आपको 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। और वर्षा कितनी होती है, तो यहाँ आपको दिखाया 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो आपकी 150 से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता हो जाती है इसमें वर्षा की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और इस हिसाब से आपका जो है करेक्ट आंसर सी हो जाता है। होम स्टे यानी घरों में रुकना के संदर्भ में मैडी केरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से हो जाता है, किस एक राज्य से हो जाता है इसका संबंध, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका कर्नाटक से। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरत को सस्ते दामों में पूरा करता है, तो वो जो है अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है होम स्टे के बारे में। और भारत में जो है होम स्टे यानी घरों में जो रुकना है एक लाभप्रद व्यापार बनकर अभी उभरा है, क्योंकि लोग जाते हैं जैसे गोवा में जाते हैं या कश्मीर में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उनको रहने के लिए एक होम की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर जो है वो स्टे करते हैं। ठीक है, गोवा में सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, और उसके बाद जो है आपको कर्नाटक में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ जो है मिल जाते हैं। और कुर्ग जो है इसके लिए एक प्रमुख स्थान माना जाता है कर्नाटक का। ठीक है, ये आपको देख लेना है। कर्नाटक में आपका हो जाता है कुर्ग। ठीक है, और कुर्ग जो है ये माना जाता है प्रमुख स्थान होम स्टे के लिए। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाएगा, तो ये क्या प्रवाहित किया जाएगा, तो ये हो जाता है पेट्रोलियम। बिग इंच पाइपलाइन मैक्सिको की खाड़ी में स्थित एक तेल के कुओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल को ले जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है बिग इंच कहा जाता है। ये एक पाइपलाइन हो जाती है, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाती है, तो ये आपकी हो जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ये हो जाती है, और ये कहाँ तक हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी अमेरिका के उत्तर पूर्वी प्रांतों तक। ठीक है, उत्तर पूर्वी प्रांतों तक हो जाती है ये अमेरिका की। इसको बिग इंच पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का क्या कारण हो जाएगा, जो आपके मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का कारण आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है अभिवहन। अभिवहन के कारण जो है मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों में मौसम में दैनिक परिवर्तन होते हैं। प्रारंभिक काल में पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई थी। पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई थी, ये कहाँ हो जाती है पृथ्वी का वायुमंडल की रचना,
तो ये हो जाती है हाइड्रोजन और हीलियम से। पृथ्वी का जो वायुमंडल, ये आपकी पृथ्वी हो जाती है, और इसका जो वायुमंडल है, इसकी जो प्रारंभिक काल में रचना हुई थी, ये हुई थी हाइड्रोजन और हीलियम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित था पहला जो आपका वायुमंडल हो जाता है, और बाद में ज्वालामुखी क्रिया से जलवाष्प और अन्य गैसों का जो है उत्सर्जन हुआ है। जब इस पे पृथ्वी पे जो है ज्वालामुखी फटे हैं, तो उसके द्वारा जो जलवाष्प निकली है, उसके द्वारा कई तरह की गैसों का जो फिर निर्माण हो गया है। ठीक है, इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, या फिर आपके हो सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आपका हो जाता है, यह उपोष्ण दाब कोशिकाओं यानी हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। और यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। ये आपका हो जाता है गलत। यह जो उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो ए हो जाता है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चक्रवात के संबंध में इनमें से क्या सत्य नहीं है? चक्रवात के संबंध में इनमें से क्या सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ बात की गई है चक्रवात के संबंधों के बारे में, तो कौन सा आपका हो जाता है जो इनमें से सत्य नहीं है? और सत्य नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? यह एक वायुमंडलीय परिघटना है। चक्रवात के बारे में जो है बात कर रहे हैं, यह एक वायुमंडलीय परिघटना है जिसमें वायु राशि का तेजी से अंदर निम्न दाब केंद्र की ओर संचलन होता है। तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की गति घड़ी की सुई की दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सुई की विपरीत दिशा में होती है। ये आपका हो जाता है गलत, और गलत ही आपसे पूछा गया है। अक्टूबर 2013 में भारत के पूर्वी राज्यों में फैली नामक तूफान आया था। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सत्य नहीं है, तो बी हो जाएगा जो इनमें से सत्य नहीं है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों में जो वायु की दिशा होती है घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, और यहाँ कहा गया है कि घड़ी की जो है दिशा में होती है, तो ये आपका हो जाता है गलत इस हिसाब से। तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका सी। निचले क्षोभ मंडल में शीतल शुष्क वायु का और ऊपरी क्षोभ मंडल में उष्ण नम वायु का जो अभिवहन है, वो आपका तड़ित झंझा के घटित होने के लिए अवस्था ये अनुकूल नहीं है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और तड़ित झंझा से जो है आपका पूछा जाएगा तड़ित झंझा क्या होती है। तो तड़ित झंझा जो होती है वो आपकी तूफानी वर्षा का प्रकार होता है, जिसमें बिजली और गरज के साथ धूल भरी आंधियां भी चलती है। ठीक है, और इसमें जो है भारी वर्षा, कभी कभी ओलावृष्टि भी हो सकती है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी तड़ित झंझा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महाद्वीपीय सेल्फों की नहीं है? कौन सी विशेषता हो जाएगी जो महाद्वीपीय सेल्फों की नहीं है? तो ये हो जाता है अंत समुद्री खंडे वाले स्थल। ये आपकी विशेषता नहीं है महाद्वीपीय शेल्फ होगी। ठीक है, ये आपको देख लेना है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ब्रिटिश तुल्य जलवायु शांत शीतोष्ण पश्चिमी किनारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन हो जाएगा जो इनमें से सत्य नहीं है? पूरे वर्ष पछुआ पवनों का स्थायी आगमन रहता है। ये आपका हो जाता है करेक्ट। तापमान और वर्षण पर समुद्री प्रभाव के कारण अत्यधिक चक्रवाती गतिविधि और समुद्री प्रकार की जलवायु हो जाएगी। ये भी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश तुल्य जलवायु की बात की गई, और शीत और शरद ऋतु में अधिकतम वर्षा के साथ पर्याप्त वर्षा और अपेक्षाकृत तापमान परास्त हो जाता है। तो ये भी आपका हो जाता है करेक्ट। तीन आपके करेक्ट हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है चौथा जो है ये आपका हो जाता है इनकरेक्ट। समशीतोष्ण अक्षांशीय स्थिति के कारण ठंडी शीत ऋतु, जिससे जलवायु मानव गतिविधि के अनुकूल नहीं रहती है। ठीक है, आपका हो जाता है गलत, और यही आपसे पूछा गया था कौन सा इनमें से सही नहीं है। यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के हैं?
यायावर चरवाहे जो हैं याकूत, ये कहाँ के हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं जो आपका टुंड्रा प्रदेश हो जाता है, ये आपकी पृथ्वी हो जाएगी, और ये जो आपका टुंड्रा प्रदेश होता है इसमें आपको मिल जाते हैं यायावर। ठीक है, और यायावर जो चरवाहे होते हैं ये टुंड्रा क्षेत्र के निवासी होते हैं, और याकूत या फिर इनको शाखा के नाम से भी जाना जाता है। और ये रूस के साइबेरिया क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित शाखा गणराज्य में बसने वाले तुर्क लोगों का एक समुदाय हो जाता है। ठीक है, ये साइबेरिया हो जाता है रूस का, और इसके भी जो है उत्तरी भाग में रहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इनको यायावर चरवाहे या याकूत कहा जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है निम्नलिखित युग्मों पर, और आपको बताना है कौन सा इनमें से सही हो जाता है। डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। जो आपका डेनमार्क का विकास हुआ है वो औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तु के निर्माण के द्वारा हुआ है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास हुआ है उसमें छोटी छोटी जो है बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इन देशों में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, तो उनमें आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाते हैं, घड़ियाँ, धातु, कांच की वस्तुएं, और जो सारे रसायन होते हैं वो भी जो है विश्व में प्रसिद्ध हैं, वो भी सब जो है इन्हीं में बनाए जाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं, और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, और सी हो जाता है 1 और 2 आपके दोनों करेक्ट ये हो जाते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी मिसी पीसी नदी के तंत्र में शामिल नहीं है? मिसी पीसी नदी तंत्र में शामिल नहीं है, तो ये हो जाते हैं जो कोलारेडो नदी है ये आपकी शामिल नहीं है मिसी पीसी नदी के तंत्र में। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, ये किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जर्मनी का क्षेत्र हो जाता है रूर बेसिन प्रसिद्ध क्षेत्र। ठीक है, और ये औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें जो है कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें आपका पाया जाता है कोयला, और ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, और इसी कारण इसको जो आपका रूर बेसिन हो जाता है इसको जर्मनी का काला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और जर्मनी का ये औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। कौन सा? ये जो आपका रूर बेसिन क्षेत्र हो जाता है इसको ही कहा जाता है जर्मनी का काला प्रदेश, या फिर जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल। ठीक है, और ये रूल जो है नदी, और ये जो रूर है राइन नदी की सहायक नदी पर हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ये हो जाता है जो बसरा हो जाता है, ये आपका सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। बाकी टिगरित, रमादी और बगदाद ये आपके हो जाते हैं सुन्नी त्रिकोण के भाग। इराक में सुन्नी त्रिकोण में बगदाद आ जाएगा, रमादी आ जाएगा, और एक आपका टिगरित भी शहर शामिल ये हो जाते हैं। पर्यावरणीय कुंज नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण में जो आपका कुंज गेट्स वक्र का आकार है किस प्रकार का हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये आपका हो जाता है उल्टा यू आकार का। उल्टा यू आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस आकार का हो जाता है जो पर्यावरणीय कुंज नेट्स होता है, और ये जो है पर्यावरण क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और ये उल्टा यू के प्रकार का हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का काम करता है? कौन सा हो जाएगा जो सहजीवी संपर्क का काम करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये आपका हो जाता है मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र। ये काम करता है पारिस्थितिकी स्थल और सामुद्रिक परिस्थितियों के तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क का। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर।
और मैंग्रोवन स्थलीय तथा समुद्री पारिस्थितियों के स्थलों पर ये पाए जाते हैं और वे दोनों पारितंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क प्रदर्शित करते हैं, जो दोनों पारितंत्रों की विशेषताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो जाती है इसकी परिभाषा। अनूप और कच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको निम्नलिखित कथनों पर और आपको बताना है कि सही कथन कौन सा हो जाएगा। बात करेंगे पहले कथन के बारे में। अनूप एक ऐसी आर्द्रभूमि है जिसमें वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। ठीक है, पहला आपका करेक्ट हो जाता है। कच्छ को आर्द्रभूमि वन भी कहा जाता है, तो कच्छ को आर्द्रभूमि वन क्यों कहा जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये नदियों या झीलों के किनारे हो सकते हैं, जबकि अनूप अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित हो जाते हैं। तो इसमें सारी बातें आपकी गलत हो जाती हैं। कच्छ को आर्द्रभूमि नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और अनूप जो है इसको आर्द्रभूमि वन भी कहा जाता है। और ये जो आपका अनूप हो जाता है इसको आर्द्रभूमि वन कहा जाएगा। और ये नदियों या झीलों के किनारे स्थित हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही हो जाएगा, तो सही इनमें से केवल आपका एक हो जाता है। ठीक है, और एक दिया गया है केवल ऑप्शन नंबर ए में, केवल एक आपका हो जाता है सही। ई फिलो के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ई फिलो के द्वारा निर्धारित क्या किया जाएगा, तो ये किया जाता है विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके पारितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, उसको ई फ्लो कहा जाएगा। ठीक है, विभिन्न नदियों के जो पर्यावरणीय रूप से धारणीय नदी प्रवाह का न्यूनतम स्तर ई फ्लो के जरिए ही निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इसमें आपका शुद्ध जल हो जाएगा। नदमुख पारितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक जल प्रवाह की मात्रा, उसका समय, उसकी गुणवत्ता का भी ये वर्णन करता है। ठीक है, ये भी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा फिल्टर फीडर, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सीप। सीप यानी ऑयस्टर, ये एक जीव हो जाता है जो निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर हो जाता है। ठीक है, और फिल्टर फीडर कौन होते हैं, जो फिल्टर फीडर ये ऐसे जीव होते हैं जैसे बड़ी बड़ी सीपी या फिर आपकी बेलन व्हेल, इनको जो है फिल्टर फीडर जीव कहा जाता है। और इसमें ये अपने शरीर के कुछ हिस्से को गुजरने वाले पानी की धारा से अकार्बनिक पदार्थों या सूक्ष्म जीव को छानकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सीप का कार्य हो जाता है। ठीक है, वो जो उसके अंदर पानी घुस जाता है उसमें से जो उसको छान कर अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसको जो है फिल्टर फीडर जीव कहा जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, सत्य कथन आपको यहाँ बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से सत्य दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अचक्रीय, जबकि पदार्थ का प्रवाह चक्रीय होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इनमें से सत्य, और बाकी जो है आपके सभी असत्य दिए गए हैं। पदार्थ के अर्थ में जैवमंडल का एक ये बंद तंत्र हो जाता है, और इसमें आपकी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, इस तरह का जो है चक्रीय मार्ग होता है, और जीवन की जो सतत धारणा के लिए बारंबार इसका प्रयोग भी किया जाता है। कार्बन चक्र के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा हो जाएगा जो कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसका मतलब आपको गलत बताना है, कौन सा हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, ये आपका हो जाता है करेक्ट। जो कार्बन होता है वो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। कार्बन चक्र में वायुमंडल और जीवों के बीच लगातार कार्बन का आदान प्रदान होता रहता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और वायुमंडल से कार्बन जो है पशुओं में और फिर पौधों में जाता है, तो ये आपका हो जाता है गलत। वायुमंडल से जो कार्बन है वो पशुओं में और फिर हरे पौधों में नहीं जाएगा। और ये जो कार्बन है ये सबसे पहले आपका जाएगा पौधों में। ठीक है, और पौधों से जाएगा ये फिर आपका पशुओं में। ठीक है, ये आपका उल्टा यहाँ दिखाया गया है।
और ये जो है इसी वजह से गलत हो जाता है। और कुछ कार्बन दलहनी मिट्टी की पलटती परत के बिना कार्बनिक रूप में जमा हो जाते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। आपसे पूछा गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी हो जाएगा जो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर हो जाएगा? एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर हो जाएगा? तो ये अंतर हो जाता है, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके एंटीलोप और ओरिक्स। और ओरिक्स एंटीलोप अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र और अरब प्रायद्वीप में मिलता है, और जबकि चीरू हो जाएगा ये आपका एंटीलोप तिब्बत के पठारी क्षेत्र में ये मिल जाता है। और ये जो आपका ओरिक्स प्रजाति होती है ये काफ़ी समय तक जो है लंबे समय तक बिना पानी के जिंदा भी रह सकते हैं। ठीक है, और एंटीलोप जो है ये आपके तेज दौड़ने वाले हो जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है निम्नलिखित कथनों पर। हरित पटाखों के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक संगठन पीएसओ का अनुमोदन आवश्यक होता है, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। हरित पटाखों के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन का अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। और हरित पटाखे राष्ट्रीय पर्यावरण और अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जो है दोनों आपके करेक्ट दिखाए गए हैं, और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। एक और दो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। और वायु प्रदूषण के संकट को हल करने के लिए सरकार ने हरित पटाखे लॉन्च किए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सीमेंट भट्टियों के सीमेंट भट्टियों में अपशिष्ट का सह प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया पर्यावरण के लिए सर्वाधिक अनुकूल विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है। क्यों क्यों आई है सामने? तो ये हो जाता है आपका, यह जैव ईंधन और कच्चे माल का संरक्षण करने के लिए अलावा कार्बन प्रदूषकों को कम करती है, इसलिए जो है ये उभर कर सामने आई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो आपका अवशिष्ट निस्तारण से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसके द्वारा जो सीमेंट की भट्टियों में अवशिष्टों के सह प्रसंस्करण की संकल्पना इन्होंने प्रारंभ कर दी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर इस हिसाब से हो जाता है आपका ए। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं, और ये मानक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित हो जाता है? कौन हो जाता है इसके अंतर्गत आच्छादित? तो ये हो जाते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, कार्बन हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगी, और एक आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो जाती है। तो इस तरह से उपयुक्त सभी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ठीक है, यूरो उत्सर्जन की बात की गई है, और यूरो जो उत्सर्जन नियम है ये वाहन के उत्सर्जन मानकों को निर्धारित करते हैं। क्यों, कैसे निर्धारित करते हैं? जो वर्तमान समय में वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा के निर्धारित पैकेज के अंतर्गत जो आपकी उससे आच्छादित गैस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोजन, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन, और एक आपकी सबसे खतरनाक हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो है इससे जो है आच्छादित हो जाती है। और जलीय परिवहन को इससे अलग रखा गया है, क्योंकि जलीय परिवहन में इतना जो है प्रदूषण नहीं होता है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं, किसके माने जाते हैं लाइकेन? तो वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं लाइकेन। ठीक है, लाइकेन पादप के समान लक्षण वाले एक प्रकार के मिश्र जीव होते हैं। ठीक है, और ये कवक तथा शैवाल की एक या दो जातियों के सहचारी के परिणाम के रूप में कार्य करते हैं, और लाइकेन को स्वच्छ हवा की जरूरत होती है, ये भी आपको याद रखना है। और वायु प्रदूषण में किस तरह से ये योगदान करते हैं? तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के बढ़ने के साथ साथ लाइकेन के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इनको लाइकेन को अच्छा सूचक माना जाता है पर्यावरण प्रदूषण का। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम SACEP का सदस्य नहीं है?
कौन हो जाएगा जो दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम का सदस्य नहीं है? तो इसमें से हो जाता है म्यांमार, अफगानिस्तान इसका सदस्य हो जाएगा, पाकिस्तान भी हो जाएगा और एक आपका मालदीव भी हो जाता है। लेकिन म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। और जो आपका ये एक संगठन हो जाता है दक्षिणी एशियाई सहकारी पर्यावरण संगठन, ये आपका एक संगठन हो जाता है और ये अंतर सरकारी पर्यावरण संगठन हो जाता है। ठीक है। और इसका जो प्राथमिक कार्य है अपने 8 सदस्य देशों के साथ ये कार्य करता है। 8 सदस्य देश हो जाएंगे, इसके कौन कौन से हो जाएंगे ये भी आपको याद रखना है। ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये आपका भारत हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका ऊपर की तरफ आ जाता है अफगानिस्तान। इसके बाद आपका आ जाता है बांग्लादेश, आ जाएगा दूसरे नंबर पर। अफगानिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा और यहाँ जो है आपका आ जाता है भूटान। भूटान के बाद आपका खुद भारत भी हो जाता है। इसके बाद आपका मालदीव हो जाएगा। मालदीव के बाद आपका नेपाल हो जाएगा और नेपाल के बाद आपका आ जाता है पाकिस्तान और एक आपका आ जाता है श्रीलंका। ठीक है। इस तरह से ये 8 देश हो जाते हैं। ये जो संगठन हो जाता है, ये संगठन हो जाता है दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम का। ठीक है। 8 देश हमने इसमें आपको बता दिए हैं कौन कौन से हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है बायो प्रोस्पेक्टिंग का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित खोज ये हो जाती है। ठीक है। ये हो जाता है आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा वर्णन। जननिक आनुवांशिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर और आपको बताना है सही इनमें से कौन सा हो जाता है। जीनों की संरचना की असमानता प्रजनन करने वालों की संख्या पर निर्भर करती है। ये आपका हो जाता है करेक्ट। जीनों के मध्य असमानता की कमी की स्थिति प्रजाति विशेष के लुप्त होने का खतरा बढ़ा देती है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपके जीन होते हैं उनके जो मध्य असमानता बढ़ रही है उससे प्रजाति के बिल्कुल लुप्त होने का खतरा जो है ये बढ़ने लगता है। ठीक है। दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है तो ये हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है मेगा डाइवर्स देश के रूप में। ऑपरेशन कच्छप किस संरक्षण के लिए एक एनजीओ की पहल हो जाती है? कौन से एनजीओ की पहल हो जाती है ऑपरेशन कच्छप? तो ये हो जाता है ऑलिव रिडले समुद्री कच्छप। ठीक है। इनके संरक्षण के लिए एक एनजीओ की पहल हो जाती है ऑपरेशन कच्छप। और ये हो जाता है जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं इनके संरक्षण हेतु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी इसके द्वारा जो है एक एनजीओ द्वारा 1998 में ऑपरेशन कच्छप की शुरुआत की गई थी। ये कब की जाती है? 1998 में इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है। और ये कहाँ की जाती है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये की जाती है ओडिशा के तट पर। ठीक है। और इसके आधे रेड लेग कछुए जो हैं ऑलिव रेड लेग कछुए ये आपके ओडिशा के तट पर ही आ जाते हैं। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में पशु जाति का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? कौन सा हो जाएगा वो पशु जिसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये हो जाते हैं भारतीय वन्य गधा। ठीक है। भारतीय वन्य गधा ये हो जाता है। भारतीय वन्य गधा जो है विश्व के सबसे मजबूत जानवरों में से एक ही माना जाता है। विश्व का सबसे मजबूत जानवर माना जाता है भारतीय वन्य गधा। और यह मरुस्थल में बिना किसी आश्रय के 48 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा तापमान में लंबे समय तक सूखे की स्थिति में भी जिंदा रह सकता है। ठीक है। और अन्य जानवर जो है वहाँ जो है नहीं इस तरह से इतने टेम्परेचर में जीवित रह पाते हैं।
बाकी जो है वहाँ मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक गधा ही होता है जो इस तरह से वहाँ जीवित रह सकता है, और ये हो जाता है भारतीय वन्य गधा। निम्न में से कौन सा एक जीव आयुसीएन की वर्गीकरण के अनुसार क्रांतिक रूप से संकटापन्न नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो संकटापन्न नहीं है? तो ये हो जाता है जो गंगा डॉल्फिन है, ये आपकी संकटापन्न नहीं है। बाकी गंगा सार्क संकटापन्न हो जाएगी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, और हिमालय की व्हेल भी हो जाती है। आपसे पूछा गया कौन संकटापन्न नहीं है, तो गंगा डॉल्फिन जो है ये आपकी संकटापन्न की श्रेणी में नहीं वर्गीकृत की गई है। फैजेवर्जा गोमची संबंधित है, ये किससे संबंधित हो जाएगी? फैजेवरिया गोमची। तो ये संबंधित हो जाती है आपकी पश्चिमी घाटों में खोजे गए एक नव मेंढक की प्रजाति से। नव मेंढक की प्रजाति खोजी गई है, और ये खोजी गई है आपकी वैज्ञानिकों ने गोवा के पश्चिमी घाट के हिस्से में उच्च भूमि पठारों में फैजेवरिया गोमची नामक मेंढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है। ठीक है, कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी गोवा के पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन हो जाते हैं सही, ये आपको बताना है। वन्यजीव अभयारण्यों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा का स्तर अधिक होता है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो वन्यजीव अभयारण्य है उनकी तुलना में राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं उनकी जो देखरेख होती है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर होती है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है आपका हो जाता है करेक्ट। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य अलग अलग कानूनों द्वारा सृजित किए जाते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट। तो ये आपका हो जाता है गलत। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य अलग अलग कानूनों द्वारा सृजित नहीं किए जाते हैं। आपसे पूछा गया था सही कौन सा है, तो केवल एक आपका हो जाता है सही, और केवल एक दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में। भारत में गहन संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पहचाए पहचाने गए 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो शामिल नहीं है इनमें से? तो ये हो जाता है खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी भारत में गहन संरक्षण और प्रबंधन हेतु पहचाने गए 4 प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में से शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। और इसमें जो भारत की प्रवाल भित्ति के क्षेत्र में जो 4 क्षेत्र हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो आपका मन्नार की खाड़ी आ जाता है, एक आपका कच्छ की खाड़ी आ जाता है, एक आपका आ जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और एक आपका जो है दिया गया है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो आपका द्वीप समूह दिया गया है ये भी आपका इसके अंतर्गत आ जाता है, और ये टोटल जो है 4 क्षेत्र पाए गए हैं भारत में गहन संरक्षण और प्रबंधन हेतु। पूरे विश्व में कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिल्ली की 4 प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ और चीत्तीदार तेंदुआ पाया जाता है? कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है? तो ये हो जाता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाता है, और यह विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिल्ली की 4 प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ और चीत्तीदार तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व में अवस्थित है? कौन सा हो जाएगा शीत जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित? तो ये हो जाता है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में ये हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा स्वयं वासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाता है आपका वानस्पतिक बाग जो होते हैं ये आपके स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है।
निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षामेघ विरल तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? कौन हो जाते हैं ये? तो ये हो जाता है आपका भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, ठीक है, अतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव ये देते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इनमें से आपको बताना है कौन सा इनमें से हो जाता है सही। जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता परजीवियों और रोग वाहकों के लिए प्रतिकूल वातावरण है। तो ऐसा जो है ये गलत हो जाता है। इस तरह से ये जो है सही नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा सही हो जाएगा, तो केवल एक हो जाता है जो सही हो जाता है और केवल एक दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। यही इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ग्रीन हाउस गैस में योगदान देता है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ये सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं ग्रीन हाउस गैस में। जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण पर कार्यबल को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? कार्यबल को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये हो जाता है वित्तीय स्थिरता बोर्ड। इसके द्वारा स्थापित किया गया है जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटन पर। तो जलवायु संबंधित जो वित्तीय प्रकटीकरण हो जाता है उस पर जो है टास्क फोर्स का गठन वर्ष 2015 में ये किया गया था। टास्क फोर्स का गठन किया गया था 2015 में और वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा ये किया गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। REDD प्लस रणनीति का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किसके संबंध से हो जाता है? किसके संबंध से हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका वनों के उन्मूलन से। वनोन्मूलन से हो जाता है। वनोन्मूलन और वनहास कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत ये हो जाते हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? संभावित कारण क्या हो जाएगा? तो इसका जो संभावित कारण है वो आपका हो जाता है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह, ठीक है। ये हो जाता है इसका संभावित कारण। क्योटो प्रोटोकॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकार राज्य किसकी कमी के लिए प्रतिबद्ध होते हैं? किसकी कमी के लिए ये प्रतिबद्ध हो जाएंगे? तो ये हो जाता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये आपका हो जाता है एक क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो जाता है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये आपका बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों की पार्टी हेतु प्रतिबद्ध करता है, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल जो हुआ था ये आपका हो जाता है जापान के क्योटो में और ये हो जाता है 1997 में, ठीक है। 16 फरवरी 2005 से जो है ये कार्यशील हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये आपसे पूछा गया। कौन से कथन हो जाते हैं सही? वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाने के बावजूद नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है, बिल्कुल ये आपका हो जाता है करेक्ट। अधिकांश पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता नहीं होती है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश पादपों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता नहीं होती है, ठीक है। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों आपके करेक्ट दिए गए हैं। ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। एक और दो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। और इसमें जो गांठ वाले पौधों से भिन्न पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु नहीं पाया जाता है, ठीक है। और वायुमंडल से नाइट्रोजन का जो अवशोषण है ये नहीं कर पाते हैं इसी वजह से।
पीड़कनाशी ट्रेडमिल किसको निर्दिष्ट करता है? पीड़कनाशी आपसे पूछा गया है, ट्रेडमिल किसको निर्दिष्ट करता है? तो ये हो जाता है जिन पीड़कों को नियंत्रित किया जा रहा था उनके पुनरुत्थान का निवारण करने के लिए पीड़कनाशी की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, इसको ये निर्दिष्ट करता है पीड़कनाशी। सामाजिक वानिकी में योजना का एक लक्ष्य बंजर भूमियों का वनीकरण करना है, जिसमें वनों के आसपास रहने वाले समुदायों के पास उपलब्ध बीजों से वनों का विकास किया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका विश्व बैंक। वन प्लेनेट सिटी निम्नलिखित में से किसकी पहल हो जाएगी? वन प्लेनेट सिटी आपसे पूछी गई है, तो ये हो जाती है आपकी प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष से संबंधित। ठीक है, क्या हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी वन प्लेनेट सिटी। याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना जानी जाती है। कौन सी कार्य योजना जानी जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाती है प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए। ठीक है, याकोहामा रणनीति अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सोर्स गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हो जाते हैं? कौन से कथन सही हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के संदर्भ में? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सौर ऊर्जा दृष्टि से उन देशों के बीच सहयोग का एक सामान्य मंच है जो आंशिक या पूर्ण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हो जाता है। ये आपका हो जाता है गलत। और इस पहल की शुरुआत 2015 के अंत में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है आपकी 2015 में, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 2015 में हो जाती है, लेकिन ये हो जाती है जो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति होते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसलिए ये जो है दोनों ही आपके गलत हो जाते हैं और दोनों गलत दिए गए हैं आपके। ना ही तो आपका एक सही है और ना ही आपका दो सही है। ठीक है, डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। मगर बच्चों की एक नारंगी रंग की प्रजाति के संदर्भ में अंधेरी गुफाओं में रहते हैं जहां केवल लंबवत सुरंगों में पहुंचा जा सकता है तथा चमगादड़ और टिड्डों को आहार के रूप में ये लेते हैं। और ये निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हो जाएंगे? यहाँ से आपसे बताना है किस देश से ये संबंधित हो जाते हैं। तो ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर गैबान। गैबान देश से ये संबंधित हो जाएंगे। और नारंगी मगरमच्छ गैबान नामक पश्चिमी अफ्रीकी देश में पाया जाता है और ये अंधेरी गुफाओं में रहते हैं जहाँ केवल लंबवत गुफाओं में या फिर सुरंगों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। और ये जो है चमगादड़ टिड्डों का आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका करेक्ट आंसर आपको बता दिया गया, ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा संवहनीय विकास का आयाम नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो संवहनीय विकास का आयाम नहीं है? आपसे पूछा गया कौन सा इसका जो आयाम नहीं है, तो ये हो जाता है आपका समृद्धि को रोकना और विकास की अनुमति देना। ये इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है।
वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या हो जाएगा? और यह कथन संबंधित हो जाता है। यह कथन किससे संबंधित हो जाएगा, ये भी आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है कोपेन। कोपेन इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण विश्व में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला जलवायु वर्ग हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है 87 से। भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमेरिन के मध्य स्थित है? कौन हो जाएगा जो कैप कोमेरिन के मध्य स्थित हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट हो जाता है कैप कोमेरिन के मध्य स्थित। भारत के तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले में एक शहर हो जाता है कैप कैमोरिन। ठीक है, और यह जो है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। कोरोमंडल तट पर पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो पूर्वी घाट या दक्षिण तट हैं और आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा और कैंप कमोरिनी के मध्य ये स्थित हो जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? असत्य कथन आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो इनमें से असत्य हो जाएगा केवल बड़ी नदियों के अपवाही क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। ठीक है, ये हो जाता है इनमें से असत्य। छोटी नदियों में नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को संभल कहा जाएगा और यहाँ दिखाया गया है कि बड़ी नदियों को। ठीक है, तो इसलिए ये जो है गलत हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाता है। यहाँ पूछा गया आपसे सत्य कौन सा हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं, तो ये आपका हो जाता है गलत। जो आपके पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं। और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं आपके पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो पहला तो आपका हो जाता है गलत। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, भारत में जब इनका प्रवाह होगा तो ये पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा हो जाता है। तो केवल दो आपका हो जाता है करेक्ट और केवल दो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? कौन हो जाती है जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये हो जाती है आपकी रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी से आपके क्वेश्चन बनते हैं और रेगुर मिट्टी इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह जो मिट्टी है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और इसे काली मिट्टी या कपासी मिट्टी या फिर आपका रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा जो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान हो जाते हैं उनको बुग्याल कहा जाएगा। और ये कहाँ कहा जाएगा, तो हिमालय यानी उत्तराखंड हिमालय की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। कहाँ कहा जाएगा, जो आपके उत्तराखंड स्थित हो जाते हैं हिमालय क्षेत्र उनमें कहा जाता है बुग्याल क्षेत्र घास के मैदानों को। जेरी स्केपिंग किससे या किन से संबंधित संकल्पना हो जाएगी? जेरी स्केपिंग की बात की गई है, तो ये हो जाती है जल बचाव से संबंधित भू दर्शनीकरण से। भू सुदर्शनीकरण से संबंधित हो जाती है आपकी जेरी स्केपिंग। जेरी स्केपिंग जल बचाव के संबंधित भू सुदर्शनीकरण या बागवानी की प्रक्रिया होती है और इसमें ऐसे पौधों का चुनाव किया जाता है जिन्हें सिंचाई की सीमित आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका जेरी स्केपिंग। भारत सरकार कृषि में निम्न आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये आपका हो जाता है नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका नीम आलेपित यूरिया।
उस स्थान की पहचान कीजिए जो एक तेल क्षेत्र नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो एक तेल क्षेत्र नहीं है इनमें से? तो ये हो जाता है लेडो। लेडो जो है एक तेल क्षेत्र नहीं है, तो फिर लेडो क्या हो जाएगा? तो ये असम के तिनसुकिया जिले का एक उपनगर हो जाता है लेडो, ठीक है। और यहाँ जो है रेलवे के ब्रॉड गेज का सबसे पूर्वी स्टेशन भी ये माना जाता है। प्रायद्वीप या भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन, ये आपका हो जाता है प्रायद्वीप भारत में। उच्चतर सुक्रोजंस, ये भी हो जाता है। लंबी पेराई अवधि, ये भी हो जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित हैं, ऐसा जो है गलत हो जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो डी हो जाएगा जो इनमें से सही नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? आपको बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की गई है, ये जोड़ेगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को, ठीक है। ये जोड़ता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को। और ये जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। ये हो जाता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। झूमिंग कृषि करते हैं, यहाँ से झूमिंग कृषि से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है हर बार आपकी परीक्षा में। झूमिंग कृषि एक हो जाती है, किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये हो जाती है घासी जयंतियों से। जो आपकी खासी जनजाति होती है उसके लोग मेघालय राज्य के मूल निवासी हैं और झूमिंग कृषि पद्धति से खेती करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका खासी जनजाति। और ये जो है खासी जनजाति होती है मेघालय में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मेघालय में करते हैं ये झूमिंग कृषि, ठीक है। और ये काफ़ी फेमस होती है। और झूमिंग कृषि से आपका एक क्वेश्चन तो बनता ही है। इनमें से कौन सा भारत में सर्वाधिक चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित मौसम है? चक्रवातीय गतिविधियों से संबंधित मौसम हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका लौटते हुए मानसून की ऋतु, ठीक है। लौटते हुए मानसून ये कब हो जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर में ये हो जाता है। और इस समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे जिससे कोरोमंडल तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, ठीक है। ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यह तट की गिरह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं। सबसे पहले किससे प्रदर्शित किया था? सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? तो ये हो जाता है जोहानस कैपलर ने। कैपलर के द्वारा कहा गया था सर्वप्रथम। और ये कहा गया था कि गिरह जो है सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करते हैं, ठीक है। और इसमें सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना जाता है, तो ये कैपलर का नियम हो जाता है। पृथ्वी की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। बाह्य कोर ठोस अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर तरल अवस्था में, तो ये तो आपका हो जाता है गलत। आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सही है, तो पहला तो आपका हो जाता है गलत। और परपटी तथा मॉडल का सबसे ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है, ये भी आपका गलत हो जाता है। दोनों आपके गलत हो जाते हैं और दोनों गलत दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ना ही तो एक सही है और ना ही आपका दो सही है। और इसमें जो है दिखाया गया है आपको बाह्य अवस्था जो है ठोस अवस्था में होती है, तो बाह्य जो अवस्था है ये आपकी हो जाती है तरल अवस्था में। और आंतरिक क्रोड जो है ये आपका हो जाता है ठोस अवस्था में, ठीक है। इसलिए इसको जो है गलत कहा गया है। और क्रोड जो है ये भारी पदार्थ हो जिसमें निकेल व लोहे होते हैं, यानी इसको निफे जो है बोला जाता है, ठीक है। निकिल और फेरस इसको कहा जाता है। और ये इससे निर्मित हो जाती है। इसको निफे परत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और भूपटपट्टी का जो आपका ऊपरी भाग होता है इसको जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्थल मंडल या फिर इसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। शीतकालीन अयनात के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं?
कौन से कथन हो जाते हैं सही शीतकालीन अयनात के संबंध में? तो ये हो जाते हैं आपके उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, ये आपका कथन हो जाता है सही। ठीक है, सही कथन आपसे पूछा गया था, बाकी आपके जो हैं गलत हो जाते हैं। भौतिक भूगोल के संदर्भ में भू संतुलन का सिद्धांत किसे निरूपित करता है? किसको निरूपित करता है भौतिक भूगोल के संदर्भ में भू संतुलन का सिद्धांत? तो ये हो जाता है भूप्रकृति के विभिन्न हिस्सों के बीच विद्यमान जो साम्यावस्था होती है उसको निरूपित करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा, गलत आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। लाल मिट्टी का लालीपन निक्षालय के कारण होता है, ये ही आपका हो जाता है गलत। लाल मिट्टी में जो लालीपन होता है वो आपका यो लोहे के यौगिक यानी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ये ही आपका हो जाता है गलत। गलत ही आपसे पूछा गया था। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? ज्वालामुखी विस्फोट आपसे पूछा गया किस पेटी में सर्वाधिक हो जाएगा? तो ये हो जाता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक हो जाता है। और परिप्रशांत बेल्ट जो है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका कुछ इस तरह से प्रशांत महासागर हो जाता है और इसको जो है रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो है सर्वाधिक जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी लगातार आने वाले भूकंपों के कारण जो आपका प्रशांत महासागर के चारों तरफ का ये क्षेत्र हो जाता है। कार्लसबर्ग कटक की अवस्थिति निम्नलिखित में किस सागरीय विस्तार में हो जाती है? किस सागरीय विस्तार में हो जाती है कार्लसबर्ग कटक की अवस्थिति? तो ये हो जाती है आपकी अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में इसकी अवस्थिति हो जाती है और ये अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के मध्य एक अपसारी विवर्तनिकी प्लेट सीमा हो जाती है और यह जो है अरब सागर में स्थित सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र भी माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है निम्नलिखित कथनों पर और आपको बताना है इनमें से सही कौन सा हो जाएगा। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तन्यता और संपीड़ित अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न दरारों से होता है। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। वास्टेज और ब्लॉक फॉरेस्ट ये ब्लॉक पर्वत हो जाते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं इस हिसाब से। और ब्लॉक माउंटेन जिन्हें फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके संकुचित बल के फॉल्ट का ये परिणाम हो जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से दोनों करेक्ट हो जाएंगे और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। एक और दो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में किसका कायांतरित हो जाता है? क्वार्टजाइट आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा बलुआ पत्थर का। बलुआ पत्थर यानी अवसादी चट्टान हो जाती है और इसका जो है ताप व दाब और आयतन में परिवर्तन के कारण इसकी रासायनिक संरचना में बदलाव के फलस्वरूप क्वार्टजाइट कायांतरित सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चूना पत्थर एवं सेल चट्टानों का क्रम से संगमरमर तथा प्लेट के रूप में भी रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है सी यानी बलुआ पत्थर। रेगड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? रेगड़ आपसे पूछा गया किसके लिए प्रयोग होता है रेगड़ शब्द? तो ये हो जाता है काली कपासी मिट्टी के लिए रेगड़ शब्द या रेगुड़ शब्द पर का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हो जाती हैं। उत्तर अमेरिकी, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की प्रमुख क्षेत्र में हो जाते हैं। उपयुक्त लक्षण किस मिट्टी के हो जाते हैं और किसको ये निरूपित करता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हो जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एस्बेस्टस उद्योग में निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग होता है? किस खनिज का उपयोग होता है एस्बेस्टस उद्योग में?
तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है इसका एम्फी बॉल। ठीक है, एम्फी बॉल के प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोह व मैग्नीशियम आदि हो जाते हैं और ये हरे एवं काले रंग का हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? सही आपसे पूछा गया कौन सा हो जाएगा? तो सही इनमें से हो जाता है धरातल सूर्य ताप का अच्छा अवशोषक होने के साथ अच्छा उत्सर्जक भी हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको 113 क्वेश्चन नंबर पर, और इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है सही हो जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी विद्युत बल्बों को सौर ऊर्जा बल्बों में परिवर्तित किया जाता है। ये आपका हो जाता है गलत। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा और इसके बाद इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है। ये भी आपका गलत हो जाता है। हरित ऊर्जा जो गलियारा परियोजना है, यह एक अंतर्राज्यीय परिवहन प्रणाली है और इसमें 8 नवीनीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्य हो जाते हैं। कौन कौन से? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, इनके द्वारा जो है इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। और इस हिसाब से दोनों आपके जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं और इनकरेक्ट दोनों दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर डी में। ना ही तो आपका एक सही है और ना ही आपका दो सही है। निम्नांकित में कौन सी परत होमोस्फीयर में सम्मिलित नहीं है? होमोस्फीयर से सम्मिलित नहीं है वो कौन सी फसल हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल हो जाती हैं और पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर तक के वायुमंडल को होमोस्फीयर कहा जाता है। और वायुमंडल की जो निचली परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये जो है सममंडल का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित स्थायी हवा को क्या कहते हैं? स्थायी हवा को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाता है व्यापारिक हवा। स्थायी हवा को व्यापारिक हवा कहा जाता है। ठीक है, हिम झंझावत निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता हो जाएगी? हिम झंझावत किस क्षेत्र की विशेषता हो जाती है? तो ये हो जाती है अंटार्कटिक क्षेत्र की विशेषता हो जाएगी झंझावत। और झंझावत जो है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक तीव्र बर्फीला तूफान है जिसकी विशेषता तेज हवाओं के साथ बर्फ का बहना हो जाता है। ठीक है, और इसका जो हो जाता है इसकी जो दृढ़ता होती है वो कम हो जाएगी और यह अंटार्कटिक क्षेत्र की स्थानीय पवनी प्रणाली हो जाती है। ठीक है, सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। खुली मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं क्योंकि क्यों हो जाती हैं? तो ये हो जाता है पृथ्वी द्वारा मुक्त की गई ऊष्मा को वापस लौटा देते हैं बादल। ठीक है, इस वजह से खुली मेघरहित रातों की तुलना में मेघ आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता दर्ज की जाती है। क्यों क्यों की जाती है उच्च लवणता दर्ज? तो ये हो जाता है अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर तथा स्वच्छ जल का मंद अंतर प्रवाह प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए जो है बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता दर्ज की जाती है। ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है निम्नलिखित कथनों पर। विषुवतीय प्रदेशों में जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति में पूर्ण सामंजस्य पाया जाता है। तो ये तो आपका हो जाता है करेक्ट। मानसूनी जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 30 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों करेक्ट दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर सी में। एक और दो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं। बीच ऑक मैपल किस बायोम से संबंधित हो जाएंगे? किस बायोम से संबंधित हो जाते हैं बीच ऑक और मैपल? तो ये हो जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों से संबंधित हो जाते हैं और ये हो जाते हैं आपके टैगा बायोम में। इसमें मुख्यतः स्प्रून, पाइन और हेमलॉक पाए जाते हैं।
शीतोष्ण में आपके पाए जाएंगे बीच, ये जो आपका टैगा हो जाता है इसमें आपके स्प्रूस, पाइन और हेमलॉक पाए जाएंगे। शीतोष्ण में आपके पाए जाते हैं बीच, ओक, मैपल, ये आपके इसमें पाए जाएंगे। इसके बाद टुंड्रा की बात करेंगे तो टुंड्रा में आपके लाइकेन और मांस पाए जाएंगे। और सवाना में आपके पाए जाते हैं घास के साथ बिखरे रूप में पेड़। ठीक है, घास के साथ साथ बिखरे रूप में पेड़ पाए जाते हैं सवाना बायोम में। लैपलैंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है जो अधिकांशतः स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त में लैपैड में किन्होंने निवास किया था। कौन हो जाते हैं इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जो जो सामी जन होते हैं लैपैड में इन्होंने निवास किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं स्कैंडिनेवियाई जो है प्रायद्वीप में फिनलैंड के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में उत्तरीय ध्रुव में वृत्त में एक सांस्कृतिक प्रदेश हो जाता है जो स्वीडन, रूस, नॉर्वे के साथ सीमाएं साझा करता है। और इसमें जो है लैम्पलैंड में सामी जन ने निवास किया और उनकी भाषा भी सामी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य असत्य हो जाएगा। असत्य कथन यहाँ आपसे पूछा गया है, असत्य कौन सा हो जाएगा। तो असत्य इनमें से दिया गया है हैम्बर्ग एक नदी पत्तन है जो डैन्यूब नदी के मुहाने पर स्थित हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है असत्य और बाकी जो है सभी आपके सत्य हो जाते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। वार्षिक उत्पादन हो जाएगा सर्वाधिक, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका डेनमार्क। डेनमार्क हो जाता है जिसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक हो जाता है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाएगा। तो ये कहा जाता है आपका बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, और बैकाल झील मीठे पानी की झील हो जाती है और इसमें विश्व का लगभग 20% मीठा पानी एकत्रित हो जाता है और इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में इसको बैकाल का अर्थ जो है समृद्ध झील हो जाती है। ये आपको याद रखना है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हो जाते हैं। कौन से कथन सही हो जाएंगे। यह देश तीनों में विभाजित है। यह देश तीन देशों में, यह तीन देशों में विभाजित हो जाता है बोर्नियो द्वीप। तो ये आपका हो जाता है करेक्ट। बोर्नियो द्वीप जो है मलेशिया, इंडोनेशिया और बोर्नो ये तीन देशों में विभाजित हो जाता है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है, तो ये आपका हो जाता है गलत। इसकी जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से अलग होने के पश्चात उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाले भूपर्पटी के टुकड़ों से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। इस हिसाब से एक आपका हो जाता है सही और एक दिया गया है आपका केवल डी में। ठीक है, केवल एक आपका सही हो जाता है। अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जैवशीलता भी को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि एक जैव शिवशाला भी होती है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ये रामसर जो है ये आर्द्र भूमियों से संबंधित हो जाता है रामसर कन्वेंशन। और आर्द्र भूमियों की जो लेटेस्ट सूची है वो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको रामसर साइटों से संबंधित नई वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और उसमें सभी रामसर साइटों के बारे में विस्तार पूर्वक हमने बताया हुआ है और कितनी रामसर साइटें हो जाती हैं भारत में इस समय वो भी हमने उसमें सभी दिखाया हुआ है। निम्नलिखित में कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है। विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है विश्व का, ये कौन सा हो जाएगा।
तो ये हो जाता है समुद्र। ठीक है, समुद्र जो है सबसे विशालतम पारितंत्र हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ब्लू बगिंग का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में रहा था? ब्लू बगिंग की बात की गई है, किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका, ये एक हैकिंग का एक प्रारूप हो जाता है ब्लू बगिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाता है श्रीलंका। ठीक, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं है। और आसियान के जो सदस्य हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं? तो सबसे पहले आपका इंडोनेशिया हो जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं इनसे जुड़े हुए देश। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? विश्व प्रेस सूचकांक की बात की गई है, तो ये जारी किया जाता है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। ठीक है, और अगर बात करेंगे 2023 में, जो बात की गई है 180 देशों में 161 जो है भारत की रैंक हो जाती है। प्रोजेक्ट दंतक निम्नलिखित में किस देश की सीमा संगठन की एक विदेशी परियोजना हो जाती है? एक विदेशी परियोजना हो जाती है पीआरओ की, तो ये हो जाती है भूटान की। ठीक है, भूटान की ये प्रोजेक्ट दंतक एक परियोजना हो जाती है। हाल ही में समाचारों में रहा तुंगनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हो जाएगा? किस राज्य में स्थित हो जाता है आपका तुंगनाथ मंदिर? तो ये हो जाता है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तुंगनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। निम्नलिखित में किस देश के कोविड प्रतिबंध को टाइटल 42 के रूप में जाना जाता है? ये हो जाता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में कोविड प्रतिबंध को टाइटल 42 के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? भारत का हो जाता है पहला वायुसेना विरासत केंद्र, तो ये हो जाता है आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र ये चंडीगढ़ में स्थित हो जाता है। डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हो जाएगा? डेबरीगढ़ आपसे पूछा गया है किस राज्य में स्थित हो जाता है, तो ये हो जाता है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में स्थित हो जाएगा डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। और इसको 1985 में जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1985 में। डीप ओशन मिशन किसकी पहल हो जाएगी? डीप ओशन मिशन आपसे पूछा गया है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीप ओशन मिशन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ये हो जाता है आपका इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, डीप ओशन मिशन का जो डीप ओशन मिशन की जो पहले सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी 2017 में, और ये की गई थी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। निम्नलिखित में से कौन सा CH-47F चिनूक का सबसे अच्छा विवरण है जो हाल ही में खबरों में हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, ये एक उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। INS हंसा एक भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हो जाता है? INS हंसा की बात हो रही है, तो ये हो जाता है आपका गोवा में। ठीक है, INS हंसा जो है गोवा से संबंधित हो जाता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित हो जाएगी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये किस शहर में स्थित हो जाती है?
तो ये हो जाती है आपकी दिल्ली में। और इस तरह से जो है ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारा ज्योग्राफी का। इससे पहले हमने इतिहास का प्रैक्टिस सेट करा दिया, उसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के सभी तरह के क्वेश्चन हमने उसमें करा दिए हैं। उसी तरह से ज्योग्राफी का हो जाएगा और इस तरह से हम आपको रोजाना एक एक प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे और इसमें आपको मिल जाते हैं टोटल 150 प्रश्न। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में कौन सा देश इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी का सदस्य नहीं है? कौन हो जाएगा जो इसका सदस्य नहीं है? तो ये हो जाता है चीन। भारत हो जाएगा इसका सदस्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम, लेकिन चीन जो है इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्पिट्जर टेलीस्कोप निम्नलिखित में किस देश का इंफ्रारेड इमेजिंग उपग्रह हो जाता है? तो ये हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाता है स्पिट्जर टेलीस्कोप इंफ्रारेड इमेजिंग उपग्रह। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किस एक में स्थित हो जाता है? भीमगढ़ की बात की गई है, कहाँ से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाता है पश्चिमी घाट से। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अतिक्रमण रोकने में विफल रहने पर हाल ही में 2 वन रक्षकों को निलंबित यहाँ किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित हो जाता है? तो ये कर्नाटक के जम्बोती गांव के पास बेलगांव जिले के पश्चिमी घाट में स्थित हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जोरवर का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में था? हाल ही में समाचारों में था, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका, यह एक भारतीय लाइट टैंक हो जाता है जोरावर। ठीक है, कोंडिया वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हो जाता है? कोंडिया वन्यजीव अभयारण्य की बात की गई है, तो ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो जाता है कोंडी वन्यजीव अभयारण्य। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ओरंग आपसे पूछ लिया गया, ये कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाता है असम में। ठीक है, ओरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में आपसी लड़ाई के कारण इनके वृद्धों राइनो की मौत हो गई थी। ठीक है, और ये कहाँ स्थित हो जाता है? तो ये असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर ये स्थित हो जाता है। तुर्की किनके मध्य स्थित हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच हो जाता है तुर्की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2017 की हाथियों की गणना के अनुसार हाथियों की सर्वाधिक आबादी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित हो जाती है? किस राज्य में है 2017 की हाथियों की जनगणना के अनुसार? तो ये हो जाता है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में हाथियों की जनगणना के अनुसार हाथियों की सर्वाधिक आबादी हो जाती है कर्नाटक में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हो जाते हैं आज के हमारे 150 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आप इस सीरीज़ के सारे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कल हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए नमस्कार।